Okay, so in periodic table there are some technical terms. One by one we'll define them. तो लिखना स्टार्ट करो. सबसे पहला टर्म लिखेंगे हम लोग, हाँ, नोबल गैसेस. गैस के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं इनर्ट गैसेस. फर्स्ट टर्म इज नोबल गैसेस. तो इसी के लिए कभी कभी टर्म यूज करते हैं इनर्ट गैसेस. तो पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 18 है वो इसमें इंक्लूड करते हैं. ग्रुप 18 ऑफ पीरियोडिक टेबल. ठीक है, इनकी वैलेंस शेल कंप्लीट होती है और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 होता है एक्सेप्ट फॉर हीलियम. सो दिस इज ग्रुप 18 ऑफ पीरियोडिक टेबल. अपने पॉइंट को लिखो. देयर वैलेंस शेल इज कंप्लीट. Their valence shell is complete. ब्रैकेट में लिखिए NH2NP6 that is octet is followed. That is octet is complete except for helium where this configuration is 1s2. इसको हम लोग टेक्निकल टर्म में डुप्लेट बोलते हैं. डुप्लेट कंप्लीट. ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं इसके. इट इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, प्रोटॉन, ज़ेनॉन और ज़ेनॉन. इसका रेडॉन जो है रेडियो एक्टिव है. दिस इज द लिस्ट ऑफ इनर्ट गैसेस. जिनको हम लोग कॉमनली नोबल गैस बोलते हैं. ऑक्टेट कंप्लीट होता है, हीलियम के केस में डुप्लेट कंप्लीट होता है. और इनमें फर्दर इलेक्ट्रॉन नॉर्मली रिएक्टिविटी बहुत कम होती है. कुछ कंपाउंड क्रिप्टन के नोन है, जेनॉन के नोन है, बाकी हीलियम, नियॉन और ऑर्गन का कोई भी कंपाउंड नोन नहीं है. और रेडियम इज रेडॉन इज रेडियो एक्टिव. बाकी डिटेल हम लोग अगर गैसेस की डिटेल स्टडी करेंगे पी ब्लॉक में कराएगा. अभी सिर्फ जनरल क्लासिफिकेशन सिखाते हुए चल रहा हूँ. Next type of element we are writing is normal elements, or you may say them typical elements. So next हम लिखेंगे normal elements और typical elements. Normal और typical elements. Normal और typical elements के केस में क्या होता है, वैलेंस शेल इनकम्प्लीट होती है. So देखिए, for such elements, for such elements, only valence shell is incomplete. यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें वैलेंस शेल में एंट्री करेगा. So all S and P block elements, all S and P block elements except inert gases, are normal elements. All S and P block elements except inert gases are normal elements. यानी ग्रुप 1, 2 and 13 to 17. अगर इसको केयरफुली लिखना है तो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से ग्रुप नंबर 1, 2 and 13 to 17 ये आपका नॉर्मल या टिपिकल एलिमेंट्स की कैटेगरी है. अब यहीं पे इसी सीरीज में कभी कभी एक और सी टर्म यूज करते हैं जिसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट. तो किसी भी ग्रुप का वो एलिमेंट जिससे उस ग्रुप की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाता है तो बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट. तो नॉर्मली ये थर्ड पीरियड एलिमेंट होता है. अगले पॉइंट में लिखो एलिमेंट्स which are used to study the properties of the group, are known as representative elements. Third period elements are representative elements. The third period elements are
रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रुप वन में तो केवल हीलियम और हाइड्रोजन है, तो उससे तो सारे ग्रुप कवर ही नहीं हो रहे। ग्रुप टू के अंदर जो एलिमेंट्स है उनमें एक प्रॉपर्टी होती है डायगोनल रिलेशनशिप, अभी आपको बता रहा। तो सेकंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी प्रॉपर्टी में थर्ड पीरियड से ज़्यादा रिजेंबल करते हैं डायगोनली प्रेजेंट एलिमेंट के साथ। तो नॉर्मली वो अपने ग्रुप की प्रॉपर्टीज को ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को यहाँ पे प्रेफर करते हैं। तो इन एलिमेंट्स का अगर लिस्ट लिखा है तो these are sodium, magnesium. So these are sodium, magnesium, then it is aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, and argon. Okay. Next हम लिखेंगे diagonal relationship. So right now, certain elements of second period resembles in certain elements of second period resembles in properties. Certain elements of second period resembles in properties more with the element present diagonally in third period. Certain elements of second period resembles in properties more with the element present diagonally in third period as compared to their own group. As compared to their own group. Then it is referred as diagonal relationship. Then it is referred as diagonal relationship. ठीक है। तो सेकेंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स से ज्यादा रिजेम्बलेंस होती है, तो डायगोनली प्रेजेंट है रादर देन देयर ओन ग्रुप एलिमेंट्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो आप देखो यहाँ पे अगर हम सेकेंड और थर्ड पीरियड एलिमेंट्स लिखें, so we are writing second period and third period elements. The second period elements, that's a lithium, beryllium, boron, carbon, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इसी के साथ थर्ड पीरियड एलिमेंट लिखेंगे तो इट इज सोडियम। थर्ड पीरियड एलिमेंट लिखेंगे तो इट इज सोडियम, then it is magnesium, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। अब देखो सारे डायगोनल रिलेशनशिप नहीं होती है, बहुत ध्यान से समझना है इस बात को। लिथियम की मैग्नीशियम से डायगोनल रिलेशनशिप है, बेरिलियम की एल्यूमिनियम से डायगोनल रिलेशनशिप है, और बोरॉन की सिलिकॉन से डायगोनल रिलेशनशिप। इसके बाद डायगोनल रिलेशनशिप काम नहीं करती है, बी केयरफुल। कार्बन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आर्गन हैज नो डायगोनल रिलेशनशिप। केवल 3 ही डायगोनल रिलेशनशिप है, मेक इट वेरी क्लियर इन योर माइंड एंड डोंट गेट कंफ्यूज एवर। लिथियम मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप है, बेरिलियम एल्यूमिनियम डायगोनल रिलेशनशिप है, और बोरॉन सिलिकॉन डायगोनल रिलेशनशिप है। दैट्स इट। एक्सटेंड नहीं करना है, बी वेरी केयरफुल। समझ गए? केवल 3 ही डायगोनल रिलेशनशिप है, अगर आप चाहो तो क्लियरली मेंशन कर लो उसको। लिथियम मैग्नीशियम की डायगोनल रिलेशनशिप होती है, बेरिलियम एल्यूमिनियम की डायगोनल रिलेशनशिप है, और बोरॉन सिलिकॉन की डायगोनल रिलेशनशिप। इसके अलावा कोई डायगोनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती है। ऐसा नहीं कि आपने सेकंड पीरियड के सब एलिमेंट को डायगोनली रिलेट कर। ठीक है। अब डायगोनल रिलेशनशिप का जो प्रिंसिपल रीजन है वो है चार्ज टू मास रेशियो जो है लगभग सेम आ जाता है जिन एलिमेंट से डायगोनल रिलेशनशिप होती है। ये चीज मेंशन कर लीजिए। राइट डाउन। प्रिंसिपल रीजन
principal reason of diagonal relationship principal reason of diagonal relationship of elements is similar charge to size ratio, यानी चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो या साइज रेशियो लगभग लगभग बराबर आ जाता है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज में बहुत हाई सिमिलरिटीज आने लगती हैं। तो लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम से ज़्यादा मैग्नीशियम से मैच करती है, बेरिलियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से ज़्यादा एल्यूमिनियम से मैच करने लगती है, और बोरॉन की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से ज़्यादा सिलिकॉन से मैच करने लगती है। तो डायगोनली प्रेजेंट एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज मैच करने लगती है। जो हम लोग एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो एनालॉगस बिहेवियर ऑफ लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन पढ़ेंगे, और फिर इनकी डायगोनल रिलेशनशिप्स की प्रॉपर्टीज को करस्पॉन्डिंग एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। अभी केवल याद रखना है कि डायगोनली प्रेजेंट एलिमेंट्स के साथ सिमिलरिटीज आने लगती है प्रॉपर्टीज में, और ऐसा नॉर्मली चार्ज टू साइज रेशियो की वजह से होता है। ठीक है, तो ऐसा दिस इज ड्यू टू द सिमिलर चार्ज टू साइज रेशियो। ठीक है, या इसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो देखो, अगर सिंपल टर्म में समझना है तो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में से अगर जिंक, कैडमियम और मरकरी हटा दिया जाए तो उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ये सिंपल टर्म है, अदरवाइज टेक्निकल डेफिनेशन भी बताता हूँ, पहले पॉइंट पे लिख लो। all d block elements all d block elements except zinc, cadmium and mercury, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो all d block elements except zinc, cadmium and mercury are transition elements, all d block elements except zinc, cadmium, mercury are transition elements। और अगर आपको टिपिकल डेफिनेशन समझनी है तो उसका लॉजिक ये है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी वैलेंशियल और पेनल्टी मेंशन दो शेल इनकम्प्लीट होनी चाहिए, या तो एलिमेंटल फॉर्म में या फिर स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट में। इसकी टिपिकल डेफिनेशन लिखेंगे, राइट डाउन all elements for which valential as well as penultimate shell याद आएगा, वैलेंशियल के अंदर वाली सेल, तो वैलेंशियल एज वेल एज पेनल्टीमेट शेल is incomplete either in elemental form or in stable oxidation state are transition elements. In stable oxidation state are transition elements. या तो एलिमेंटल फॉर्म है या स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट के अंदर अगर उसकी वैलेंशियल और पेनल्टीमेट शेल दोनों इनकम्प्लीट होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखो, जैसे मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जिंक, कैडमियम, मरकरी बताया, तो उस बात को जरा समझना है। तो अगर सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट को स्टार्ट करो तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए आपको जनरल कॉन्फ़िगरेशन पता है, इट इज NH2 N-1 D1 to 10 होता है। तो N जो है वो आपका वैलेंशियल है और ये पेनल्टीमेट शेल है, दोनों इनकम्प्लीट होना चाहिए। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी के केस में ये कंप्लीट हो जा रहा है। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे जिंक, कैडमियम, मरकरी का, so for zinc the configuration is organ 4s2 pd10, और अगर इसकी स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट देखेंगे Zn2 प्लस, तो भी कॉन्फ़िगरेशन बनेगा ऑर्गन 4s2 इलेक्ट्रॉन निकल गया 3d10। दोनों ही केस में देखो वैलेंशियल ही इनकम्प्लीट है। The same thing we can do for cadmium and mercury also. In case of cadmium, it is krypton 5s2, krypton 5s2 4d10,
and in cadmium 2 plus it is again krypton 4d10. And similarly, if you write mercury, it is xenon 6s2 5d10. बीच में इसका 4f भी फिल होगा, तो आप बस से लिख लो इस पर 4f14 5d10, ठीक है। और अगर इसकी मरकरी 2 प्लस फॉर्म लिख लेंगे हम लोग, एंड दिस विल बी बेसिकली xenon 4f14 5d10। तो ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। अब इसी सीरीज में अगर कॉपर चेक कर लो, कॉपर के केस में भी देखो कॉन्फ़िगरेशन तो ऑर्गन 4s1 3d10 है, तो ओनली वैलेंशियल इनकम्प्लीट है। लेकिन इसका अगर स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट लिखते हैं कॉपर 2 प्लस, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा ऑर्गन 3d9। और देखो वैलेंशियल और पेनल्टी मेटल दोनों इनकम्प्लीट हो गए, तो वैलेंशियल एंड पेनल्टी मेटल इज इनकम्प्लीट। वैलेंशियल एंड पेनल्टी मेटल इनकम्प्लीट, तो इस वजह से इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। वैलेंशियल एंड पेनल्टी मेटल इनकम्प्लीट, hence copper is a transition element। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? तो केवल जिंक कैडमियम मरकरी अगर डी ब्लॉक में से हटा दिया तो बाकी सारे एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। और अगर प्रॉपर डेफिनेशन के टर्म में समझना है तो मैंने आपको बताया ऐसे एलिमेंट्स जिनकी वैलेंशियल और पेनल्टी दोनों इनकम्प्लीट होता है, या तो एलिमेंटल फॉर्म में या स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट में, ऐसे एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। सिंपल टर्म में जिंक कैडमियम मरकरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो अगला केस देखेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट टर्म इज inner transition elements। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में वैलेंस शेल, पेनल्टीमेट शेल और अल्टीमेट शेल, लास्ट से 3 शेल्स वैकेंट होते हैं, या सिंपल टर्म में ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। ठीक है, ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, all F block elements are inner transition elements। और आप ध्यान से देखो, हम अपने सारे एलिमेंट्स को नोबल गैसेस, नॉर्मल एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ध्यान रखना है जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़ के बाकी सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन बेसिकली वी कैन राइट एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो मैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब इनके अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ characteristics of S block elements। S block elements, ठीक है। तो जनरल रूल तो आपको पता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जनरलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं दैट इज NS1 and NS2, यानी अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इस कैटेगरी में आएंगे आपको।
उसके बाद के कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो आपको फटाफट लिख जाएंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस लॉग एलिमेंट्स हम लोग लिखते हैं। पहले पॉइंट में लिखते दे आर सॉफ्ट मेटल्स ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। कन्वर्जन प्रॉपर्टीज लिखते हैं चलते हैं। तो एस लॉग एलिमेंट्स में लिखिए दे आर सॉफ्ट मेटल्स, they are soft metals of low melting point. They are soft metals of low melting point. ठीक है। इसके बाद इनका मेटालिक करेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है और सॉफ्टनेस और मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जनरली डिक्रीज कर जाती है। तो अपने पॉइंट में लिखिए दे आर सॉफ्ट मेटल्स ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। दूसरे पॉइंट में लिखिए मेटालिक करेक्टर increases down the group. Metallic character increases down the group. तीसरी प्रॉपर्टीज में लिख लीजिए फिक्स्ड वैलेंसी, +1 for alkali metals and +2 for alkaline earth metals. +2 for alkaline earth metals. देखो डिटेल प्रॉपर्टीज तो जब हम लोग एस लॉग एलिमेंट्स पढ़ेंगे तभी बताएंगे। अभी आपको कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज बता दे रहा हूँ जिससे इनको हम लोग डिफाइन कर पाते हैं। तो सॉफ्ट मेटल होते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट के, मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करते हैं नॉर्मल डाउन द ग्रुप। फिक्स वैलेंसी होती है एल्कली मेटल के लिए +1, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए +2। ठीक है। इसके बाद ये सब आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। अपने पॉइंट में लिख लीजिए फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड्स, जैसे लिथियम और बेरिलियम थोड़े कोवलेंट कैरेक्टर भी फॉलो कर सकते हैं। तो वो सारी चीज हम लोग बॉन्डिंग में या एस ब्लॉक में डिस्कस करेंगे। अभी सिंपल जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। सो फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड्स, फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड्स। अगली प्रॉपर्टी में लिख लीजिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, strong reducing agents, strong reducing agents, strong reducing agents. नेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखिए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक और प्रॉपर्टी लिख लीजिए दे शोज फ्लेम टेस्ट, दे शोज फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली में क्या होता है बर्नसेंस बर्नर फ्लेम में कुछ सब्सटेंसेस कलर शो करते हैं, तो उनमें से अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। तो लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम ये टेस्ट नहीं परफॉर्म करते। तो सोर्स फ्लेम टेस्ट, सोर्स फ्लेम टेस्ट एक्सेप्ट बेरिलियम और मैग्नीशियम, सोर्स फ्लेम टेस्ट एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, बाकी सब फ्लेम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है। फिक्स वैलेंसी होती है अल्कली मेटल्स के लिए +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए +2 एंड आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है और फ्लेम टेस्ट शो करेंगे सारे के सारे एलिमेंट्स एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। फ्लेम टेस्ट का सिंपल मतलब होता है बर्नसेंस बर्नर फ्लेम में इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कलर्स आते हैं। ओके। इसके बाद जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स।
अब देखो पी ब्लॉक में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में केवल एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटल्स तीनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये लिखिए, दिस ब्लॉक कंटेन्स मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। पहले पॉइंट ये लिखिए, दिस ब्लॉक कंटेन्स, क्योंकि बाकी जितने भी ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सब मेटल कैरी करते हैं। ये एक ऐसा ब्लॉक है इसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स तीनों प्रेजेंट होते हैं। तो दिस ब्लॉक कंटेन्स metals, non-metals and metalloids। इनके बारे में डिस्कस करेंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स क्या होता है। बट पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है which contains metals, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो। अभी मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी इन जनरल बस इतना याद रखना है कि पी ब्लॉक के अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, और इनका मेटालिक कैरेक्टर जो है लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज करते हो जाएगा और डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। ये बात लिख लीजिए। and metals, non-metals and metalloids, and metallic character increases down the group and decreases along the period, and decreases along the period from left to right। डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, लेफ्ट से राइट जाने में आपका मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता हुआ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लियर। अब देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो नोटिस में आती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी को तुम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। बाकी तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनमें कुछ खास बात नहीं है। ठीक है, या अगर जैसे ऑक्सीजन स्टेट की बात करें तो एक टर्म और लिख लीजिए, शोज वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट। और आपको ऑक्सीडेशन स्टेट वाले चैप्टर में, रेडॉक्स चैप्टर में बताया था कि इनकी जो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट होती है वो मिनिमम वैल्यू माइनस टाइम्स ग्रुप नंबर पीरियोडिक टेबल होता है, और मैक्सिमम प्लस टाइम्स ग्रुप नंबर पीरियोडिक टेबल मैक्सिमम नंबर, और मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट माइनस टाइम्स 8 माइनस ग्रुप नंबर होता है। चाहो तो वो भी लिख लो। तो सोर्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, minimum oxidation number is minus times 8 minus group number, and maximum oxidation number is plus times group number। maximum oxidation number is plus group number। इसको मैंने पूरा रेडॉक्स वाले चैप्टर में कंप्लीट डिस्कशन किया हुआ है, ये आपको अच्छे से पता है। इज दैट ओके? जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो भी पी ब्लॉक में होते हैं, तो ये भी अपने पॉइंट में ऐड कर लीजिए। more electronegative elements belongs to p block। ठीक है, अब दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। यहीं पे टर्म लिख लीजिए। पहला टर्म लिखेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट कॉन्सेप्ट ये है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर डाउन द ग्रुप हम मूव करते हैं तो लोअर ऑक्सीजन स्टेट प्रेफर होती है। लिखिए पहले, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, in p block elements while moving down the group, lower oxygen state is preferred।
या लोअर ऑक्सीजन स्टेट इज मोर स्टेबल, ऐसे भी लिख सकते हैं, लोअर ऑक्सीजन स्टेट इज मोर स्टेबल या फिर मोर प्रिफर्ड, दोनों में से कोई भी बात लिख सकते हो। डाउन द रोड अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जाएंगे तो इनमें लोअर ऑक्सीजन स्टेट जो है प्रिफर होगी और वही ज़्यादा स्टेबल होती जाएगी, ऐसा पी ब्लॉक के केस में नोटिस में आता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊँ तो लेट्स से वी राइट अबाउट ग्रुप 13 और ग्रुप 14 के एग्जाम्पल से सपोज करें, मैं समझाता हूँ। तो ग्रुप 13 के अगर हम एलिमेंट्स लिखें तो इट इज बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। और ग्रुप 14 एलिमेंट्स लिखेंगे तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बोरॉन के लिए देखेंगे तो +3 मोर स्टेबल होता है यहाँ पे, और थैलियम पे +1 मोर स्टेबल होगा। यहाँ दो स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट मिलते हैं, एक +3 और एक +1। कार्बन के केस में +4 और +2, तो कार्बन का +4 मोर स्टेबल होता है और लेड के लिए +2 मोर स्टेबल होता है। तो अगर कहीं पे भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा वाई लेड +2 इज मोर स्टेबल, उसका डायरेक्ट आंसर लिखा जाता है इनर्ट कैरेक्टर। और अगर हम डाउन द ग्रुप चलेंगे इसमें तो +1 ऑक्सीडेशन नंबर मोर प्रेफर्ड हो जाएगा। और हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो +1 ऑक्सीडेशन नंबर मोर प्रेफर्ड हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इस वाले ग्रुप में ये चीज़ चेक करेंगे तो यहाँ डाउन द ग्रुप +2 ऑक्सीजन स्टेट मोर प्रेफर्ड हो जाएगा। यहाँ डाउन द ग्रुप मोर प्रेफर्ड, ठीक है। अगर इसका लॉजिक समझना है तो ये चीज़ केमिकल बॉन्डिंग में सिखाऊंगा, तो ये आप भी इधर से समझना है। उसमें क्या होता है कि अगर इनका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे आप तो उसमें जो NH वाले इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते हैं, और इसी वजह से डाउन द ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट लोअर प्रेफर होने लगती है। उसका लॉजिक ये होता है, आपको उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है या केवल वैसे टिक्वेंट में आपको रिजल्ट का इफेक्ट लिखोगे तो इट्स सफिशिएंट, बिकॉज वो अपने आप में कंप्लीट आंसर है, उससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती। आप केवल इनर्ट पेयर इफेक्ट लिखते हैं, दैट इज सफिशिएंट आंसर। बट अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन समझना चाहते हो, हम लोग बॉन्डिंग में अच्छी अच्छे समझाऊंगा, बट अभी फॉर द टाइम भी अगर आप लिखना चाहते हो तो ये चीज़ लिख सकते हो। देखो, मूविंग डाउन द ग्रुप, moving down the group, NH2 electrons, NH2 electrons becomes inert for bonding। ठीक है, तो NH2 के इलेक्ट्रॉन NH2 मतलब समझिए ना, वैलेंस शेल के S सब शेल के इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो गए बॉन्डिंग में, तो ऑटोमेटिकली लोअर ऑक्सीजन स्टेट प्रीफर होगी। ठीक है, अब यहाँ देखो कुछ कॉमन क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में बता देता हूँ। क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाएगा लेट्स से CCl4 is more stable, CCl4 more stable than CCl2, while PbCl2 is more stable than PbCl4। उसका आंसर सीधे लिखना होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसका आंसर सिंपल टर्म में होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। बस उसके बाद कुछ नहीं लिखना होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट अपने आप में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। अगर आपने बोला कि लोअर ऑक्सीजन स्टेट डाउन द ग्रुप प्रिफर्ड होती है, तो बस ये पूरी बात लिखने के लिए एक सिंपल शॉर्टकट है, वी कैन ऑलवेज यूज अ टर्म इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते जाओगे लोअर ऑक्सीजन स्टेट प्रिफर होती जाती है। जैसे PbCl2 का +2 ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है और कार्बन का +4 ज़्यादा स्टेबल। कार्बन आपका ग्रुप है, मैं डाउन द ग्रुप है, डाउन द ग्रुप वालों का +2 ज़्यादा स्टेबल होगा, आपका ग्रुप में +4 ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे इनर्ट पेयर जो वैलेंस शेल का S इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना कम करता है। दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन।
कैटिनेशन का मतलब होता है टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड विद ओन एलिमेंट. It is tendency to form. It is tendency to form bond with its own element. It is tendency to form bond with its own element. मतलब अपने आप से बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी होती है उसको कैटिनेशन बोलते हैं. और कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी हाईएस्ट होती है, चीज़ आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होगी. सो इट इज टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड विद इट्स ओन एलिमेंट. उसका लिखो कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज हाईएस्ट. कैटिनेशन property of carbon is highest due to high CC bond energy. Due to higher CC bond energy. कार्बन कार्बन बॉन्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा होने की वजह से कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी हाईएस्ट होती है. अगर आपको उसके एग्जांपल्स लिखने हैं तो कार्बन के केस में जानते हो डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, उनमें बहुत सारे कार्बन बॉन्ड बनते हैं. कार्बन का C60 फॉर्म होता है. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप कार्बन के लिख सकते हो जहाँ कैटिनेशन प्रॉपर्टी आसानी से मिलेगी. पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन किसी वजह से. ठीक है. उसके और टिपिकल एग्जांपल जैसे लिखे हैं तो जैसे एसिड देखो आप सल्फर के केस में. सल्फर के केस में 6-8 सल्फर एटम कंबाइन होते हैं, एसिड फॉर्म करते हैं. इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो ये बकवर्ड क्राउन रिंग होती है. जैसे क्राउन होता है, तो क्राउन बना लो, तो क्राउन के हर कॉर्नर पर सल्फर लगा दो. तो दिस इज एसिड. इसलिए एक और फॉर्म होता है S6 चेयर फॉर्म बोलते हैं उसको. चेयर के भी हर कॉर्नर पे सल्फर लगा दो तो S6. तो 6 सल्फर 8 सल्फर कंबाइन हो गए. वैसे एक और टर्म अगर सीखोगे P4 फॉस्फोरस के केस में एक चीज लिखेंगे. पी में राइट P4 में 4 फॉस्फोरस कंबाइन हो गए, है ना. अगला टर्म ऐसे लिखना हो तो P4 में भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी है. ये पी ब्लॉक की एक कॉमन प्रॉपर्टी है. P4 में 4 फॉस्फोरस टेट्राहाइड्रल में कंबाइन हो जाते हैं. ये आपकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी होगी. दिस इज ऑल्सो यूनिक प्रॉपर्टी है पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो बाकी ब्लॉक्स में रेयरली ऑब्जर्व होती है. तो दिस इज सम कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है. एक और प्रॉपर्टी पी ब्लॉक में बहुत कॉमनली मिलती है. दिस इज कॉल्ड एलोट्रॉपी. लिखिए एलोट्रॉपी. एलोट्रॉपी का मतलब होता है कि एक सब्सटेंस नेचर में डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है. पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ ये भी कॉमन प्रॉपर्टी है. तो इट इज द प्रॉपर्टी, ऐसे लिखो, when elements exist in different physical forms, when element exists in different physical states in nature, then these forms are allotropic form. Then these forms are allotropic forms, and this phenomenon is allotropy. This phenomenon is allotropy. जैसे एग्जाम्पल में लिखना हो तो कार्बन का एग्जाम्पल लिख लो, सबसे कॉमन आपको वही पता है. कार्बन के केस में क्रिस्टलाइन फॉर्म्स अगर लिखेंगे तो डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन आपने पढ़ा होगा C60 C70 C240. ऐसे डिफरेंट फॉर्म है जो उसमें क्रिस्टलाइन फॉर्म में कार्बन एग्जिस्ट करते हैं. और अमॉर्फस फॉर्म लिखेंगे अगर हम लोग
दूसरा केस अगर लोग लिखें अमॉर्फस फॉर्म, अमॉर्फस फॉर्म में कार्बन एग्जिस्ट करता है, कोल, चारकोल, लैम्प ब्लैक, ये सब इसकी डिफरेंट फॉर्म है, कोल, चारकोल, लैम्प ब्लैक एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे केस लिख सकते हैं, जैसे फॉस्फोरस के लिए लिखना हो ये चीज़, फॉस्फोरस के लिए वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, स्कारलेट, ऐसे बहुत सारे फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। कुछ कुछ लिखे देता हूँ। सल्फर के केस में यही चीज़ लिखी है, सल्फर के केस में रामबिक सल्फर होता है, मोनोक्लिनिक सल्फर होता है, प्लास्टिक सल्फर होता है, प्लास्टिक सल्फर जो अमॉर्फस फॉर्म होती है। दिस इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ characteristics of d block elements। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सारे मेटल्स होते हैं पहली बार, ऑल आर मेटल्स, और मेटल्स ये सब हाई मेल्टिंग पॉइंट के मेटल्स होते हैं। तो पहले पॉइंट में लिख लीजिए, ऑल आर मेटल्स ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसमें एक एक्सेप्शन याद रखना होता है, दैट इज मर्क्यूरी। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए एक्सेप्ट मर्क्यूरी which is liquid at room temperature, except mercury which is liquid at room temperature। और उसमें जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट लिखा जाता है वो होता है टंगस्टन का। एक और पॉइंट यहीं पे लिख लीजिए, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, बल्ब के अंदर फिलामेंट की तरह यूज करते थे पहले इसको, तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज ऑफ टंगस्टन। केमिकल सिंबल डब्ल्यू लिखते हैं, वोल्फ्राम होता है। अगर केमिकल सिंबल लिखना है तो डब्ल्यू लिख लीजिए, अदरवाइज पूरा टर्म लिखना हो तो टंगस्टन। ध्यान रखना सिंबल इसका कैपिटल डब्ल्यू होता है, वोल्फ्राम बोलते हैं ग्रीक एंड लैटिन नेम अगर समझना है तो केमिकल सिंबल इज डब्ल्यू। तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज ऑफ टंगस्टन। ठीक है, अब ये जितने भी मेटल्स हैं ये सब डक्टाइल, डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी शो करते हैं, तो आपको पहले से पता है मेटल की कॉमन प्रॉपर्टीज है। अपने पॉइंट में लिख लीजिए, these metals are hard, these metals are hard, ductile and brittle, ductile and malleable। These metals are hard, ductile and malleable। समझते ना, डक्टाइल मतलब वायर बना सकते हैं, मैलिएबल मतलब शीट बना सकते हैं, और हार्ड नेचर में। ठीक है, क्लियर। अच्छा, इनके पास भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, एक प्रॉपर्टी। ये ज़्यादातर कलर्ड सब्सटेंसेस डी ब्लॉक में मिलते हैं, तो कलर्ड सब्सटेंसेस हैं, और इनमें से बहुत सारे मेटल्स हैं जो, या बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जिनको हम लोग कैटलिस्ट या फिर अलॉय बनाने में यूज करते हैं। इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगले केस में लिख लो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट,
colored, higher surface area, variable oxygen state, colored, higher surface area, used as catalyst and to prepare alloys. तो बहुत सारे अलॉय जो हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट से बनते हैं, बहुत सारे कैटलिस्ट हैं जो डी ब्लॉक से बनाए जाते हैं, जैसे निकेल आप लोगों ने कैटलिस्ट पढ़ा होगा ना, निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनम सब कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं, स्टील, ब्रॉस, ब्रॉन्ज ये सब अलॉयज हैं, है ना। कलर्ड सब्सटेंसेस जैसे कॉपर सल्फेट 5s2 आपने देखा ब्लू कलर होता है, तो इनके सबके कलर्ड फॉर्म मिलते हैं, बहुत सारे हायर सरफेस एरिया होता है, कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं और ये अलॉय बनाने का काम आते हैं, ठीक है। सिमिलर केस में लिख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखो एफ में भी ज्यादातर चीजें, इसकी एक सीरीज तो पूरी रेडियो एक्टिव है तो उसकी बहुत डिटेल स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहला पॉइंट तो यही लिख लीजिए कि इनमें से काफी एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव है, तो पहला पॉइंट तो लिख लीजिए ऑल आर मेटल्स, पहला पॉइंट तो यही इसमें भी फिक्स्ड है, ऑल आर मेटल्स, एक पॉइंट ऑल आर मेटल्स। उसके बाद actinides are radioactive, actinides are radioactive, 93 to 103 elements are man-made, 93 नेपच्यूनियम से लेके 103 के एलिमेंट जो है आर मैन-मेड, ठीक है। इनकी वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट होती है बट कॉमनली ये +3 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, have variable oxygen state but primarily shows +3 oxygen state, ठीक है। लेकिन इसमें लिखो have variable oxygen state, have variable oxygen state, have variable oxygen state, have variable oxygen state but most common is +3, but most common oxidation state is +3, ठीक है। और ये भी कलर्ड सब्सटेंसेस बनाने में यूज होते हैं और बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बनाने में यूज होते हैं, अगले पॉइंट में लिख लीजिए फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस एंड कलर्ड, form complexes and colored substances। बहुत सारे कलर्ड सब्सटेंसेस और कॉम्प्लेक्सेस जो है हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट से बनते हैं। इसमें जो प्राइमरी बात है वो ये है कि इसमें एक्टिनाइड सीरीज जो है वो पूरी रेडियो एक्टिव है, ठीक है। और 93 से लेके 103 तक के जो एलिमेंट है वो सब सिंथेटिक या मैनमेड है, जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब एक और क्लासिफिकेशन बस लास्ट में मार्क करेंगे, दिस इज कॉल्ड मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइट्स, एक एक करके लिखना। अगला टर्म लिख लीजिए मेटल्स। देखो अभी तक आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सब में मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं,
केवल पी ब्लॉक ऐसा है इसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स तीनों एग्जिस्ट करते हैं। पहले टर्म में लिखिए मेटल्स, फर्स्ट टर्म लिखिए ऑल एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में एक्सेप्ट हाइड्रोजन लिख लो बस। डी ब्लॉक and F block elements are metals. ठीक है, E ब्लॉक के अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स तीनों एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर। अच्छा, मेटल्स की प्रॉपर्टीज आपको पता है, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक शाइनिंग होती है। तो इसमें एक टर्म आप ऐड कर लो, मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर, मेटेलिक लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग या सरफेस शाइनिंग लिख लो। मेटल्स की सरफेस शाइन करती है, तो मेटेलिक लस्टर या सरफेस शाइनिंग होती है इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन या इज ड्यू टू फास्ट मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, due to fast movement of free electrons। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सब प्रॉपर्टीज आपने बहुत बार पहले भी पढ़ रखी है, तो इनको अगर चाहो तो ब्रीफली लिख लो। मेटल्स के केस में these are malleable, these are malleable, ductile, प्रॉपर्टी में लिख लीजिए these are malleable, ductile, ठीक है, and conducts electricity या कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, केवल कंडक्टर्स लिखो तो भी चलेगा। तो these are malleable, ductile and conductors, कॉमन प्रॉपर्टीज है मेटल्स की है। इसमें बस थोड़ी सी बातें याद रखनी है। इसमें मरकरी के बारे में पहले ही बता दिया कि लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होता है। उसके अलावा अगर कुछ मेटल्स को देखा जाए जिनके रूम टेम्परेचर के आसपास लिक्विड होने की प्रॉपर्टी होती है, तो उस कैटेगरी में फ्रांसियम, सीजियम, गैलियम ये भी आता है। बट अब ये मेटल्स डील कर रहा है, उसमें बस मरकरी का एग्जाम्पल आपको पहले ही बता चुका हूँ। दूसरी कैटेगरी लिख लो नॉन मेटल्स। तो पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल्स जो है वो केवल पी ब्लॉक में होता है, और बहुत कम नंबर होता है, अराउंड 20 नॉन मेटल ही होते हैं पीरियोडिक टेबल में। सो दीज आर इन पी ब्लॉक। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टीज आपको पता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, केवल ग्रेफाइट एक एग्जांपल है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सो नॉन कंडक्टर लिख लो पहले पॉइंट पे, नॉन कंडक्टर ब्रैकेट हो जाए तो लिख लो एक्सेप्ट ग्रेफाइट। सो नॉन कंडक्टर्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ठीक है, इनके मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मली लो होते हैं, तो लो मेल्टिंग पॉइंट एक प्रॉपर्टी वाली। ठीक है, तीसरी कैटेगरी जो लिखनी है दिस इज कॉल्ड मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स भी जो है वो पी ब्लॉक में ही मिलते हैं, so these are also present in only in P block, these are also present in P block। ठीक है, और स्पेशल कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं, तो उसमें लिख लो कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, conducts electricity in special conditions, special conditions, or you may say at high temperature। केवल स्पेशल कंडीशन लिख दो, बाद में कभी सेमीकंडक्टर्स पढ़ूंगा तो ये चीज बता दूंगा। सो दीज आर आल्सो प्रेजेंट इन पी ब्लॉक, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन स्पेशल कंडीशंस। अब इसके कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो लिख लीजिए, एंड दीज आर, अब इसमें देखो बोरॉन को कभी कभी नॉन मेटल कैटेगरी में भी कंसीडर कर लेते हैं, बोरॉन, सिलिकॉन,
जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम, पोलोनियम एंड एस्टेटाइन। दीज आर सम कॉमन मेटलॉइड्स जो पीरियोडिक टेबल में फाइंड आउट होता है। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उसमें एक बोल्ड लाइन बनाई जाती है जिसमें ऊपर वाले एलिमेंट्स नॉन मेटल होते हैं, नीचे वाले जनरली मेटल्स होते हैं, और ये बीच वाली जो एक लाइन है वो पूरी मेटलॉइड्स की कैटेगरी होती है। आप चाहो तो इसमें से बोरॉन हटा सकते हो बिकॉज बोरॉन मोस्टली को आपका नॉन मेटल कैरेक्टर शो करता है। प्रॉपरली अगर लिखना है इसमें एस्टेटाइन भी कभी कभी मेटालिक कैरेक्टर दिखाने लग जाता है। तो अगर बहुत प्रिसाइसली लिखा जाए तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलेनियम, एंटीमनी, टेलेनियम, पोलोनियम ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। बाकी सब थोड़ा बाउंड्री केसेस है। अगर एनसीईआरटी के बेसिस पे लिखूँ तो मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ। एनसीईआरटी बुक में देखो जो ये जो कलर दिखाए गए ना आपके एलिमेंट्स, ये देखो यहाँ से ये बाउंड्री लाइन आपको दिख रही है, ये जो बॉक्स बन रहा है ये सब आपके मेटलॉइड्स की कैटेगरी है। दिस इज द कैटेगरी ऑफ मेटलॉइड्स। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, ये पूरी एक zigzag बात है। इसके ऊपर जितने लिखे हैं वो सब नॉन मेटल्स हैं और जो इसके नीचे वाली कैटेगरी है वो मेटल्स है। तो आप समझ गए होंगे इस चीज को, ठीक है ना। सो सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम, पोलोनियम और एस्टेटाइन। ओके, ये आपके मेटलॉइड्स हो गए, ठीक है, बेसिकली। अब अगर एक थोड़ा सा क्लासिफिकेशन और समझे तो ज़्यादातर एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में मेटल्स हैं, बहुत कम लिक्विड्स हैं और कुछ गैसेस हैं। तो अगर आपको पहले मैं उल्टी कैटेगरी से लिखना शुरू कर रहा हूँ, जिनका नंबर कम है उनसे लिख रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ को पॉइंट बाई पॉइंट लिख रहा हूँ। तो उसमें देखो मरकरी ये मेटल है एंड ब्रोमीन ये नॉन मेटल है। आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अगर केवल रूम टेम्परेचर पे बात करी जाएगी तो केवल दो ही सब्सटेंस, दो ही एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड है, दैट इज मरकरी एंड ब्रोमीन, ठीक है। अब अगर बाकी एलिमेंट्स के साथ में चलें तो उसमें देखो गैलियम, सीजियम और फ्रांसियम आर ऑल्सो ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट, आर सॉलिड्स ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। इन सबके मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, तो ज़्यादातर लिक्विड हो जाता है। मतलब इसमें से पूछा जाता है एलिमेंट विच लिक्विफाइज एट योर पाम, हमारी बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इनमें से किसी भी एलिमेंट को अपनी पाम पे रखेंगे थोड़ी बार लिक्विफाई कर जाएगा, ठीक है। अब अगर गैसेस की बात करी जाए तो टोटल 11 गैसेस हैं। तो इन पीरियोडिक टेबल 11 gases are there at room temperature, या अगर सिग्निफिकेंटली गुड टेम्परेचर भी ले लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने जिनके स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो सकते हैं थोड़े बहुत टेम्परेचर चेंज के साथ, वो पहले ही मैंने बता दिया। तो इन पीरियोडिक टेबल 11 gases are in periodic table 11 gases are there at या रूम टेम्परेचर भी लिखने की जरूरत है। 11 gases are there and these are, अगर आपको गैसेस लिखनी है तो देखो पहले सब इनर्ट गैसेस लिख लो। इनर्ट गैसेस हुई हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, xenon. So helium, neon, argon, krypton and xenon. Helium, neon, argon, krypton and xenon. पहले इनर्ट गैसेस हो गई। इसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद हीलियम तो ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ओके। ये आपके टोटल 11 गैसेस हो गए। 1 2 3 4 5 6, अच्छा इसमें छूट गया एक और, लेकिन रेडॉन इज ऑल्सो इनर्ट गैस ना, वो छूट गई। तो टोटल पहले 6 इनर्ट गैसेस लिखने हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, xenon एंड रेडॉन। पहले 6 इनर्ट गैसेस हो गए। उसके बाद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, इतने एलिमेंट्स आपके गैसेस हैं। इसके अलावा सारे एलिमेंट्स सॉलिड होते हैं।
except above elements, the rest all are solids. You can see majority of the elements solid state में होते हैं. दो एलिमेंट लिक्विड स्टेट में है, मरकरी एंड ब्रोमीन. 11 एलिमेंट गैसियस स्टेट में. गैलियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब ऐसे सॉलिड्स हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, तो यू कैन से दे आर क्लोज टू लिक्विड स्टेट अगर सिग्निफिकेंटली गुड टेम्परेचर लेते हैं. लेकिन हम लोग जितने भी कंपैरिजन करते हैं सब रूम टेम्परेचर के कंपैरिजन है. ठीक है. सो पीरियोडिक टेबल में 11 गैसेस हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स को हम लोग सॉलिड कैटेगरी में काउंट करेंगे. सो अदर देन द अबव एलिमेंट्स बाकी सब सॉलिड्स होते हैं. ठीक है. उसके बाद देखो एक पॉइंट अगर और समझना है पीरियोडिक टेबल में, तो बिस्मथ 83 जो है वो लास्ट स्टेबल न्यूक्लियस होता है. उसके बाद के सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं. लास्ट पॉइंट भी लिख लीजिए. 83 बिस्मथ is last stable nucleus. After that, all the elements are radioactive. After that, all elements are radioactive. All elements are radioactive. ठीक है. एक पॉइंट और लिख लीजिए. तो 92 यूरेनियम जो है वो लास्ट एलिमेंट होता है नेचर में जो फाइंड आउट होता है. 92 यूरेनियम इज लास्ट एलिमेंट फाउंड इन नेचर, और यू कैन से heaviest element found in nature. Not in terms of density. Density यूरेनियम की हाईएस्ट नहीं है. ठीक है ना. डेंसिटी के टर्म में लिखना है तो ऑस्मियम और इरेडियम होते हैं हाईएस्ट डेंसिटी के सब्सटेंस. ऑस्मियम एंड इरेडियम हैव हाईएस्ट डेंसिटी. ये सब कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज है जो आपको, या कॉमन फिनोमेना है जो आपको जैसे लर्न कर लेना है. सो दिस कंप्लीट्स आवर लेक्चर.